चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल। और हम आपको बता दें कि आज इकोनॉमिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। हमने एक वादा किया है कि ये 5-7 दिनों में जो आपका 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस को, उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला सेशन चलाया जा रहा है, जो हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आखिरी समय में इसे हर विद्यार्थी को देखकर जरूर जाना चाहिए। आपके आपका जो तैयारी है उस तैयारी में काफी ज्यादा ये मदद साबित करने वाला है और हो सकता है कि एग्जाम को निकालने में भी ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आखिरी समय में हम आपके साथ पूरे सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और इस बार का एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो आज इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जाके इकोनॉमिक्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल। क्या शुरू कर रहे हैं? बिहार स्पेशल शुरू कर रहे हैं। हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ये सारा बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट सब कुछ हो चुका है। बस एक बार आखिरी समय में हम वैसे प्रश्न के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की अति संभावना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। वैसे प्रश्नों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में पहला सवाल लिखिएगा, फल्गु नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? मतलब फल्गु नदी, फल्गु जो नदी है, जो आपका फल्गु नदी है, पहले तो पता होना चाहिए कि फल्गु नदी लिखिएगा। बिहार स्पेशल में क्या लिखिएगा? फल्गु नदी। अब फल्गु नदी का जो पुराना नाम है वो आप जानते होंगे, निरंजना नदी था। फल्गु नदी का पुराना नाम क्या था? निरंजना नदी था। निरंजना नदी था। और ये आपको मालूम है कि फल्गु नदी कहाँ पड़ता है? तो ये गया में पड़ता है। कहाँ? गया। और इसी फल्गु नदी पर एक बांध है जिसका नाम है रबर डैम। कौन डैम? रबर डैम, जो कि 413 मीटर का है। कितना का है? 413 मीटर का है। तो ये नोट करिए, फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी है और इसी पे एक बांध बना है जिसका नाम है रबर डैम, जिसकी लंबाई 413 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ये वाला पुल है। ठीक है, रबर का डैम है। और ये सवाल आपसे पूछा है कि फल्गु नदी का जो मुख्य धारा है वो आपसे पूछा है। फल्गु नदी का मुख्य धारा आपसे पूछा है। क्या पूछा है? फल्गु नदी का मुख्य धारा, मतलब ये फल्गु नदी कहाँ से निकलती है ये पूछ रहा है आपसे। मुख्य धारा का मतलब होता है कि उसका उद्गम कहाँ से है। तो लिखिएगा झारखंड के लिखिएगा झारखंड के छोटा नागपुर पठार। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये वाला नदी निकलती है। तो फल्गु नदी का जो मुख्य धारा है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। तो फल्गु नदी कहाँ है? तो गया में है। पुराना नाम क्या है? निरंजना नदी है। और मुख्य धारा झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है और इसी फल्गु नदी पर रबर का डैम है और इसकी लंबाई 413 मीटर का है। तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है कि बिहार का सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है वो आपका क्या बोला? लिंगानुपात या साक्षर? लिंगानुपात पूछा था। तो बिहार में लिंगानुपात दो तरीके से है। दो तरीके से, एक तो लिखिएगा साधारण लिंगानुपात। साधारण लिंगानुपात लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा साधारण लिंगानुपात और एक तरफ लिखिएगा शिशु लिंगानुपात। क्या? शिशु। अब साधारण लिंगानुपात में भी एक तरफ लिखिएगा मैक्सिमम यानी अधिक और एक तरफ लिखिएगा
मिनिमम यानी कम, यानी बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज है आपका, क्या है? गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका है मुंगेर। कौन है? मुंगेर है आपका। और गोपालगंज में कितना लिंगानुपात है? तो 1021 है। नोट करिए, 1021 है। और मुंगेर में 876 है लिंगानुपात। नोट करिएगा, साधारण लिंगानुपात बिहार में सबसे ज्यादा किसका है? तो वह है गोपालगंज का 1021, यानी कि 1021 पुरुष है, 1000 महिला है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी, 1000 महिलाओं में कितनी पुरुषों की संख्या है, उसी को बोलते हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है उसे बोलते हैं लिंगा अनुपात। यानी पुरुष 1000 है तो महिला कितना है? तो गोपालगंज में 1000 पुरुष है तो 1021 महिला है। लेकिन सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर में है, यानी 1000 पुरुष है तो 876 ही महिला है। लेकिन बात करते हैं शिशु लिंगा अनुपात की। तो शिशु लिंगा अनुपात में सबसे ज्यादा किसके पास है? तो सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगा अनुपात है वो है आपका, सबसे ज्यादा शिशु लिंगा अनुपात कहाँ का है? तो वह है किशनगंज। किसका है? किशनगंज का है। किशनगंज, ये जो किशनगंज है इसका शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। कितना है? तो 971 है। यानी 1000 बच्ची है, शिशु मतलब छोटा बच्चा, तो 1000 अगर लड़की है, 1000 अगर पुरुष है तो 971 गो ही लड़की है। लेकिन अगर बात करते हैं मिनिमम का, मिनिमम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? मिनिमम तो वो है आपका वैशाली। कहाँ है? वैशाली में है। तो ये कितना है? तो 904 है। यानी 1000 अगर शिशु में लड़का है तो 904 गो ही लड़की है। वैशाली में 904 और किशनगंज में 971। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो किशनगंज मैक्सिमम और वैशाली मिनिमम है। लेकिन साधारण लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज ज्यादा है और मुंगेर कम है। गोपालगंज का 1021 है और मुंगेर का 876 है। किशनगंज का 971 है, शिशु में अधिक है, और मिनिमम वैशाली में 904 है। तो ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये लिंगा अनुपात था आपके सामने। चलिए आगे लिखिएगा, बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अगला प्रश्न है कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है? बिहार का 38वां जिला कौन सा है? बिहार का 38वां जिला कौन सा है? 38वां, आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, तो 38वां जिला कौन है? वो है अरवल। कौन है? अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग होकर बना है। जहानाबाद से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? तो जहानाबाद से अलग होकर बना है अरवल। तो नोट करिएगा, ये जो अरवल है बिहार का 38वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला है अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग होकर बना है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये अलग कब हुआ है? तो ये अलग जो हुआ है वो 2001 में अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 2001 में। यानी 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ, तो उस समय बिहार में 37 गो जिला था। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जहानाबाद से एक अरवल था उसको अलग करके एक हम लोगों ने नया जिला बना दिया। तो ये 2001 में जहानाबाद से अलग होकर अरवल जिला बना है, बिहार का 38वां जिला बना है। ठीक है, आपको बता दें कि बिहार में जिला कै गो? तो 38 गो। अब प्रखंड कै गो है? तो प्रखंड हो जाएगा 534। अनुमंडल कै गो है? तो अनुमंडल आपका हो जाएगा 101। अब प्रमंडल कै गो है? तो प्रमंडल कै गो है? तो आपका 9 गो प्रमंडल है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रखंड 534, अनुमंडल 101 और प्रमंडल 9 गो और जिला 38 गो है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था के आय व्यय की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आपको मालूम है कि पंचायती राज संस्था के कितना आय है, कितना व्यय है। पंचायती राज व्यवस्था, पहले तो यही सवाल पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब आया। देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे 2006 में आया। कब आया? 2006 में आया। और पंचायती राज अधिनियम में जितना आय होता है, यानी कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ, इसका लेखा जोखा लेने के लिए राज्य वित्त आयोग होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो परीक्षा में पूछा है कि राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में, तो लिखिएगा 243 के आई में है। राज्य वित्त आयोग किस में है, तो 243 के आई। आई मतलब इनकम, इनकम मतलब वित्त, वित्त मतलब पैसा कौड़ी, तो 243 के आई में। लेकिन अगर केंद्र वाला वित्त आयोग की बात करता, ये तो राज्य वित्त आयोग है, राज्य का वित्त आयोग 243 के आई में। लेकिन यहीं पर अगर राज्य न हो के केंद्र वाला अगर वित्त आयोग होता, केंद्र वाला अगर वित्त आयोग आपका होता, तब ये जो आर्टिकल होता वो 280 होता। तो केंद्र वाला वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद कितना है, 280। लेकिन राज्य के लिए वित्त आयोग कितना है, तो 243 के आई है, 243 के आई है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि बिहार सरकार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली मिशन है, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया था। आपको मालूम है कि हम लोगों के यहाँ जितने भी सड़क है, सड़क के अगल बगल में पेड़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पेड़, सरकारी पेड़ लगाया जाता है। आपको मालूम है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाया जा सके। और इसी योजना के तहत आज जितने भी सड़क आप देखते होंगे बिहार के अंदर में, उसके बगल से दोनों तरफ पेड़ लगाया गया हुआ है। तो वो पेड़ जो लगाया गया है वो जल जीवन हरियाली अधिनियम, जल जीवन हरियाली, जो आपका जल जीवन हरियाली जो है ना, उसी के थ्रू ये लगाया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही पेड़ पौधा लगाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बिहार में जल जीवन हरियाली जो मिशन है वो कब से स्टार्ट है, कब शुरू किया गया, तो लिखिएगा 2019 से बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन कब लाया गया, तो 2019 में लाया गया। क्या लगाया गया? 2019 में लाया गया। और बिहार में आपको मालूम है एक और योजना चलता है, 7 निश्चय योजना, जो नीतीश कुमार जी शुरू किए थे। 7 निश्चय योजना, कौन सा निश्चय? 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना शुरू किए थे। चूंकि अभी चुनाव का टाइम है, हो सकता है कि बिहार में जितनी भी योजनाएं काम कर रही है उससे सवाल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान में लेके चलिएगा। 7 निश्चय योजना 2015 में शुरू किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। अगला जीविका जो चलता है ना, जीविका योजना, ये जीविका योजना कब शुरू किया गया था? जीविका जो योजना है ये कब शुरू किया गया था, तो ये 2007 में शुरू किया गया था जीविका योजना। एक और योजना है कृषि रोड मैप योजना, कृषि रोड मैप योजना, ये शुरू किया गया था 2008 में। तो याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन 2019, 7 निश्चय योजना 2015 और जीविका योजना 2007 और कृषि रोड मैप योजना 2008 में शुरू किया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी 2008 में ही दिया गया था। और डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया था। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में
और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। तो साथ में ये दोनों बात भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माझर कुंड जलप्रपात कहाँ है। माझर कुंड जलप्रपात कहाँ है। माझर कुंड जलप्रपात लिखिएगा, माझर, माझर जल कुंड जलप्रपात कहाँ है। माने बिहार के कौन से जिला में माझर जलकुंड जलप्रपात है। माझर जलकुंड जलप्रपात बिहार के कौन से जिला में है। तो ये रोहतास जिला में है, जो भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य है रोहतास, वहीं पर है आपका माझर जलकुंड जलप्रपात। और साथ में धुआं कुंड जलप्रपात भी, साथ में धुआं कुंड जलप्रपात भी कहाँ है। तो ये भी रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। और प्लस में एक और है कशीश जलकुंड, कशीश जलकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी रोहतास में है। तो माझर जलकुंड जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। कशीश जलकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी रोहतास में। तो माझर कहे या धुआं कुंड कहे या कशीश कहे, ये तीनों के तीनों जलप्रपात रोहतास जिला में पड़ता है। साथ में दुर्गावती एक लिखेंगे, दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात ये आपका कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है। करकट जलप्रपात, करकट जलप्रपात भी कैमूर में है। और तेलहर जलप्रपात भी कैमूर में है। तो ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। एक सब VVI सवाल है, ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर का सवाल है, बिहार पुलिस ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इसको तो आपको एकदम रट के जाना है। तो माझर जलकुंड जलप्रपात रोहतास में, धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में, और कशीश जलप्रपात रोहतास में। लेकिन दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में, और करकट जलप्रपात कैमूर में, और तेलहर जलप्रपात भी आपका कैमूर में है। तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार में सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार का सबसे पहला गैर कांग्रेसी, बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी ये बिहार का पहला गैर कांग्रेसी महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तो नोट करिएगा कि बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नोट कर लिए। लेकिन अगर बात करें कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री का, तो वो हो जाएंगे कृष्ण सिंह। बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के जो पहला मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार का पहला मुख्यमंत्री, सीधे पहला मुख्यमंत्री बोला है, गैर कांग्रेसी नहीं बोले तो बोलेंगे आप मुख्यमंत्री। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह है। वो श्री कृष्ण सिंह है जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। लिखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को क्या बोलते हैं, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है किनको, श्री कृष्ण सिंह को। नोट करिएगा,
श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से सोच के जवाब दीजिएगा कि बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है। पहला उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, तो बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था वो आप बताइए जल्दी से। हो गया? नहीं लिखिएगा उसका आंसर क्या? बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह। लिखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का पहला, अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें, महिला मुख्यमंत्री की बात करें, पहला महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव जी का पत्नी है और तेजस्वी यादव का मां है, राबड़ी देवी। तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? राबड़ी देवी। लेकिन बिहार के पहला उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह। लेकिन बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी प्रश्न बना सकता है, चुनाव का टाइम है, ध्यान रखना है आपको। और बिहार का पहला राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहला राज्यपाल कौन बने? तो बिहार का जो पहला राज्यपाल बने वो कौन बने थे? तो बिहार का पहला राज्यपाल कौन बने थे? तो बिहार का जो पहला राज्यपाल बने वो जयराम दास दौलत राम। बिहार का पहला राज्यपाल कौन बने बताइए? तो वो बने थे जयराम दास दौलत राम, जय रामदास दौलत राम। लेकिन आपसे पूछेगा कि बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? दलित यानी एससी कैटेगरी का मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री बने थे। बिहार का पहला राज्यपाल बने जय रामदास दौलत राम। लेकिन बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन बने? तो भोला पासवान शास्त्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री बने थे, ये जल्दी से नोट करिए। अगर इसी में बोल दे कि बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर हो जाएंगे, अब्दुल गफूर हो जाएंगे, अब्दुल गफूर। गफूर होता है, आधा फ करिएगा, आधा फ और पूरा फ और गफूर। तो बिहार का पहला राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन बने? तो भोला पासवान शास्त्री। और बिहार का पहला
मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने? तो अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। और बिहार के पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बोले तो महामाया प्रसाद सिन्हा। और फिर बोले बिहार का पहला मुख्यमंत्री बोले तो श्री कृष्ण सिंह। फिर बोले बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन? तो राबड़ी देवी। फिर बोले बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये सब उतर गया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में गंगा नदी किधर से निकास करती है और किधर से प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बिहार में जो गंगा नदी है, अपना बिहार में जो गंगा नदी है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जो कि बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितना जिला से? तो बिहार में गंगा नदी कितना जिला से होकर गुजरती है? तो 12 जिला से होकर गुजरती है। और ये प्रवेश कौन जिला से करती है बिहार में? तो वो बक्सर जिला से। कौन जिला? बक्सर। लेकिन निकासी कौन सा जिला से होता है? निकलती कौन सा जिला से है? तो वो आपका है, आपका क्या? कटिहार। कौन जिला? कटिहार जिला से होकर निकल जाती है। अब प्रवेश करेगी बक्सर जिला से और निकलती है कटिहार जिला से, और कुल मिला के 12 जिला से होकर गुजरती है। लेकिन सबसे ज्यादा गंगा की जो लंबाई है, सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई, गंगा की जो लंबाई है वो पटना में है। कहाँ है? पटना में है, 99 किलोमीटर। पटना में सबसे ज्यादा है 99 किलोमीटर। और सबसे कम गंगा की जो लंबाई है, सबसे कम गंगा की जो आपका लंबाई है, सबसे कम गंगा की जो आपका लंबाई है वो आपका समस्तीपुर में है, 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में है। कितना किलोमीटर? तो मात्र 20 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई पटना में और सबसे कम समस्तीपुर में है। सबसे कम कहाँ? समस्तीपुर में है। सबसे ज्यादा पटना में है और सेकेंड सबसे ज्यादा भागलपुर में है। सेकेंड सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? भागलपुर में है। तो इस प्रकार 12 जिला से होकर गुजरती है और प्रवेश करेगा बक्सर जिला से, निकासी होगा कटिहार जिला से। सबसे ज्यादा लंबाई पटना में है और सबसे कम लंबाई समस्तीपुर में है। और बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भारत में बिहार में नहीं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। और गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिएगा, कोसी परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच में कब समझौता हुआ था? कोसी परियोजना के लिए लिखिएगा, कोसी परियोजना के लिए। अब कोसी नदी का पानी हर बार आता है, बाढ़ लेकर आता है, इसलिए हम लोग कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। तो लिखिएगा, ये जो आपका कोसी नदी है, कोसी नदी, क्या लिखा है? कोसी नदी लिखिएगा, कोसी नदी नहीं लिखिएगा, कोसी परियोजना लिखिए। परियोजना, कोसी परियोजना पर आपका भारत और नेपाल के बीच में समझौता कब हुआ था? तो ये जो समझौता आपका हुआ था, ये आपका हुआ था कब जानते हैं? ये जो समझौता हुआ था ये 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। नोट करिएगा, कोसी परियोजना पर भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ वो 1954 में हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं कि गंडक परियोजना की, किसकी बात करते हैं? गंडक परियोजना की। गंडक परियोजना की बात करते हैं। किसकी परियोजना? तो गंडक परियोजना पर
जो समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, वो समझौता हुआ था आपका 1959 में। तो कोसी नदी पर कब समझौता हुआ? तो 1954 में। गंडक नदी पर भारत और नेपाल के बीच में समझौता कब हुआ? तो वो 1959 में हुआ है। 1959 में हुआ है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। देखिएगा, बिहार के 38 जिला में चलाई जा रही समेकित बाल विकास का एजेंडा में क्या क्या शामिल है? बिहार के 38 जिला में, बिहार के 38 जिला में समेकित बाल विकास परियोजना, जिसे आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, वो बिहार के 38 जिला में चलाया जा रहा है। बिहार के 38 जिला में क्या चलाया जा रहा है? तो अपना बिहार के 38 जिला में एक परियोजना काम कर रही है जिसका नाम है समेकित बाल विकास परियोजना। क्या परियोजना है? समेकित समेकित बाल विकास परियोजना। विकास परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप इसका उद्देश्य है कि उचित पोषाहार दिया जाए, उचित पोषाहार दिया जाए, बच्चों को उचित शिक्षा दिया जाए, उचित शिक्षा मिले, उचित पोषाहार मिले, उचित शिक्षा मिले, ये सब उसका एजेंडा है। बाल दिवस मनाया जाए, बाल दिवस मनाया जाए, ये सब उसकी एजेंडा है। बाल दिवस मनाया जाए, ये उसका एजेंडा है। नोट कर लीजिए, उचित पोषाहार, उचित शिक्षा, बाल दिवस, ये सब परियोजना में शामिल है। समेकित बाल विकास परियोजना जो कि बिहार के 38 जिला में लागू है। ये समझने के लिए है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न लिखिएगा, शाहाबाद। मुझे थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। आप लोग लिखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, लिखिए शाहाबाद। क्या लिखिएगा? शाहाबाद। देखिए, शाहाबाद क्षेत्र में क्या लिखना है? शाहाबाद क्षेत्र में नहर शुल्क में वृद्धि के लिए, शाहाबाद का जो क्षेत्र था, नहर 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 शुल्क में वृद्धि कर दिया था। नहर शुल्क में क्या कर दिया था? वृद्धि कर दिया था। तो उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो क्वेश्चन लिखिएगा कि शाहाबाद क्षेत्र में नहर शुल्क में वृद्धि के खिलाफ किसान के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी किसान लोगों ने आंदोलन कर दिया। क्यों किया? तो नहरों के जो शुल्क था उसमें बढ़ोतरी कर दिया, उसका शुल्क बढ़ा दिया, इसीलिए आंदोलन कर दिया वहाँ के किसान। तो उसको नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो युगल किशोर और गुप्तेश्वर पांडे। एक का नाम था युगल किशोर, एक का नाम था युगल किशोर, एक का नाम था गुप्तेश्वर पांडे। एक का नाम क्या था? युगल किशोर, एक का नाम था गुप्तेश्वर पांडे। ये किसान लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसान लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान में रखिएगा, शाहाबाद क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? शाहाबाद। कौन क्षेत्र में? शाहाबाद क्षेत्र में किस चीज में वृद्धि कर दिया गया था? तो नहरों के शुल्क में। किसमें? तो नहरों के शुल्क में आपका वृद्धि कर दिया गया था। नहरों के शुल्क में क्या कर दिया गया था? वृद्धि कर दिया गया था। इसीलिए वहां के किसान
आंदोलन कर दिया। और उसको जो लीड कर रहा था आंदोलन को, एक का नाम था युगल किशोर और एक का नाम था गुप्तेश्वर पांडे। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, आपको मालूम है सुल्तानगंज कहाँ पड़ेगा? भागलपुर में। तो भागलपुर के सुल्तानगंज, देखिएगा भागलपुर के सुल्तानगंज, भागलपुर जिला में सुल्तानगंज में एक मंदिर है जिसका नाम है अजगैबी नाथ का मंदिर। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक मंदिर है जिसका नाम है अजगैबी नाथ का जो मंदिर है, नोट करिएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक अजगैबी नाथ का मंदिर है, अजगैबी नाथ का मंदिर है जिसका जो निर्माण है, देखिएगा इसका निर्माण किस काल में हुआ है? इसका जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? नोट करिए। पहले तो प्रश्न यही पूछेगा कि सुल्तानगंज कौन सा जिला में है, तो सुल्तानगंज भागलपुर जिला में है। फिर वो भी नहीं पूछेगा तो बोलेगा अजगैबी नाथ का मंदिर कहाँ है, तो बोलिएगा सुल्तानगंज में है। बोलेगा सुल्तानगंज कहाँ है, तो भागलपुर में है। फिर बोलेगा इसको किस काल में निर्माण किया गया है, इसका जो निर्माण है वो किस काल में किया गया है, तो वो काल है गुप्त काल। किस काल में किया गया है? गुप्त काल। गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया है। और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। तो ये गुप्त काल में अजगैबी नाथ का मंदिर बना हुआ है जो बीच नदी में है। ये मंदिर बीच नदी में है, सुल्तानगंज का मंदिर। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, लिखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, इसी में नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था। और इस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिललिथगो था, लॉर्ड लिललिथगो था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में 16 गो अंग्रेज को गोली मार दिया गया था, एक महिला के द्वारा। 16 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया था। 16 अंग्रेज अधिकारी को क्या मार दिया था? गोली मार दिया था। और वो भी एक महिला, वो भी कौन? एक महिला थी जो 16 के 16 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया। और उस महिला का जो नाम है वो जिरियावती देवी। कौन देवी? जिरियावती। कौन देवी? तो जिरिया, लिखिए जिरियावती, तो जिरियावती देवी। तो जिरियावती देवी ने 16 गो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया। कौन देवी? तो जिरियावती देवी, जिरियावती देवी। और इसके पति का नाम है नरसिंह गोप, नरसिंह गोप, नरसिंह गोप उसके पति का नाम है, नरसिंह गोप। लेकिन वो महिला का नाम है जिरियावती, जिरियावती, जो 16 गो अंग्रेज अधिकारी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मार दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिला में हुआ है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि मधेपुरा में हुआ है। कहाँ? मधेपुरा। मधेपुरा में 30% आबादी बढ़ा है सबसे ज़्यादा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बढ़ा है? तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा, यानी मैक्सिमम आबादी कहाँ बढ़ा? मधेपुरा। और सबसे कम आबादी कहाँ बढ़ा है?
तो सबसे कम आबादी गोपालगंज में बढ़ा है। कहाँ पर? तो गोपालगंज में, मात्र 19%। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहता है? लिखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। एसटी तो सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया, पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया में है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति। अगर बाय द वे पश्चिमी चंपारण नहीं रहे तो दूसरा नंबर पे है कौन? आपका कटिहार। तो अगर पश्चिमी चंपारण न रहे तो कटिहार के साथ चले जाएंगे। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कटिहार में सबसे ज्यादा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी। आगे लिखिएगा, 2015 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? देखिएगा, 2015 के आंकड़ों के अनुसार, 2015 के आंकड़ों के अनुसार लिखिएगा, 2015 आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 2015 के आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो धर्म के लोग हैं वो है जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है बिहार में। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षर है। लेकिन बात करते हैं कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? तो वह इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान लोग। इस्लाम धर्म के लोग सबसे कम साक्षर है। सबसे कम साक्षर कौन है? इस्लाम धर्म के लोग है। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जैन धर्म के लोग है 2015 के आंकड़ों के अनुसार। देखिएगा कि अभी वर्तमान में बिहार में विधानसभा के विपक्ष का नेता कौन है? वर्तमान में, अभी वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में विधानसभा, विधानसभा कहे तो जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, सारा के सारा विधायक बनते हैं, उसी को बोलते हैं विधानसभा। और इसी का चुनाव होने जा रहा है बिहार के अंदर 243 सीट पर। विधानसभा में कितना सीट है? 243 सीट है। तो पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में विधानसभा का नेता कौन है? तो बोलेंगे नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता कौन है विधानसभा में? विपक्ष का नेता कौन है? तो वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव वो विपक्ष का नेता है। लेकिन बात करते हैं कि वर्तमान में विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, तब विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता तो तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी है। कौन है? राबड़ी देवी। लिखिएगा, विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन है? राबड़ी देवी। और इसी का बेटा है तेजस्वी यादव जो विधानसभा में विपक्ष का नेता है। तो माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों सदन के विपक्ष का नेता बन के बैठे हुए हैं।
आगे लिखिएगा, पादरी की हवेली नामक चर्च कहाँ है? पादरी की हवेली नामक चर्च कहाँ है? पादरी की हवेली, किसकी हवेली? पादरी का चर्च का हवेली है पादरी। लिखिएगा, पादरी की हवेली, पादरी की हवेली जो चर्च है ये कहाँ पर है? तो पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। तो पादरी की हवेली चर्च कहाँ है? तो पादरी की जो हवेली चर्च है वो आपका कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है। आपको मालूम है नागी और नकटी, नागी और नकटी, नागी नकटी कहाँ है बताइए? नागी नकटी कहाँ है? नागी और नकटी, नागी नकटी कहाँ है? तो नागी नकटी दोनों के दोनों जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। और इसी जमुई में पूरे भारत का सबसे ज्यादा सोना का खदान मिला है। सोना का क्या मिला है? खादान मिला है। तो सबसे ज्यादा सोना का खदान कहाँ पर है? जमुई में। 44 देश का 44% सोना यहीं पर है, जमुई में। जमुई में नागी नकटी ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ेगा? तो जमुई में पड़ेगा, जमुई। और बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है? तो बिहार का दूसरा तारामंडल आपका पटना में है, सॉरी दरभंगा में है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है? दरभंगा में। आगे लिखिएगा, बिहार का कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बिहार का कौन सा जिला है? बिहार का कौन सा जिला है? सवाल लिखिएगा, बिहार का कौन सा जिला है? बिहार का कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है? जो 2 राज्यों से सीमा बनाता हो। क्या बनाता हो? सीमा बनाता हो। बिहार का कौन सा राज्य है, सॉरी बिहार का कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो उसका नाम लिखने से पहले कुछ मैप पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि ये बिहार का क्या है? मैप है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि रोहतास है। क्या है? रोहतास। कहाँ है? रोहतास। आपको मालूम है नीचे में क्या है? झारखंड है। और यहाँ पे क्या है? यूपी। तो रोहतास की सीमा आपका यूपी से भी लगेगा और झारखंड से भी लगेगा। और यहाँ पर देखिए यह है कटिहार। ये क्या है? कटिहार है। तो कटिहार इधर में कथी पड़ता है? वेस्ट बंगाल। और इधर में क्या पड़ता है? झारखंड। तो कटिहार और रोहतास ये 2 जिला है। कटिहार और रोहतास 2 जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन कौन? एक का नाम है झारखंड और एक का नाम है कटिहार। एक का नाम क्या है? कटिहार है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका एक का नाम है रोहतास, सॉरी एक का नाम है रोहतास और एक का नाम है कटिहार। तो एगो रोहतास जिला हो गया और एगो कटिहार जिला हो गया। ये दोनों के दोनों जिला 2-2 राज्यों से सीमा बनाता है। रोहतास किससे? तो यूपी से और झारखंड से। कटिहार किससे? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीमा बनाता है। अगला लिखिएगा, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो पाटलिपुत्र नगर आपको मालूम है कि उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो पाटलिपुत्र नगर उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो पाटलिपुत्र जो नगर है वो उदयन ने बसाया। कौन बसाया? उदयन ने बसाया। नोट कर लीजिए। आगे लिखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया? तो गांधी जी का जो जान है ना वो बत्तख मियाँ ने बचा लिया था। बत्तख मियाँ,
जो गांधी जी का बावर्ची था, खाना उना खिलाने का काम इन्हीं का था। जब तक गांधी जी चंपारण में रुके थे तो बत्तख मियाँ ही उनको खाना पीना का इंतजाम करते थे। तो बत्तख मियाँ ही गांधी जी को जान बचाया था, क्योंकि बत्तख मियाँ ने कह दिया था गांधी जी को कि आपका जो खाना है उसमें जहर मिलाया हुआ है। तो गांधी जी को बत्तख मियाँ ने बचाया था, याद रखिएगा। आगे लिखिएगा कि बिहार में सीसा का उद्योग किन जिला में है। बिहार में सीसा का उद्योग, बिहार में सीसा का उद्योग कहाँ कहाँ है। तो बिहार में जो आपका सीसा का उद्योग है, किसका उद्योग, सीसा का, किसका, सीसा का उद्योग कहाँ कहाँ है बताइए। तो सीसा का जो उद्योग है वो आपका पटना में है, आपका भागलपुर में है। पटना भागलपुर में सीसा का उद्योग है, तो ये याद रखना है आपको। आगे लिखिएगा, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र, उसका नाम है बिहारी बंधु, बिहार बंधु। बिहार का पहला समाचार हिंदी का समाचार पत्र कौन है, तो बिहार बंधु। कौन बंधु, तो बिहार बंधु, बिहार बंधु। लेकिन दैनिक समाचार बोलेगा यानी रोज आने वाला, ये बिहार बंधु साप्ताहिक था, साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक बार निकलता था। लेकिन दैनिक मतलब रोज रोज निकलने वाला बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी, सर्वहितैषी था, सर्वहितैषी। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन, बिहार बंधु, बिहार बंधु। लेकिन दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो सर्वहितैषी, सर्वहितैषी। आगे लिखिएगा, बिहार में औसतन कितना वर्षा होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में औसतन कितना वर्षा होता है। बिहार में औसतन कितना वर्षा होता है। औसतन 125 सेंटीमीटर वर्षा होता है। बिहार में औसतन कितना वर्षा होता है, 125 सेंटीमीटर। बिहार में औसतन वर्षा कितना, 125 सेंटीमीटर। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो वो होता है किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, किशनगंज मैक्सिमम। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे, तो औरंगाबाद में। तो सबसे कम मिनिमम, मिनिमम वर्षा कहाँ होता है, तो औरंगाबाद में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। और बिहार में कितना वर्षा होता है, तो 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लिखिएगा कि बिहार में सिंचाई का अधिक साधन कौन सा है। बिहार में सिंचाई, सिंचाई मतलब खेती। बिहार में खेती, बिहार में जो खेती होता है वो किस सिंचाई का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो बिहार में खेती के लिए नलकूप का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। किसका, नलकूप। तो नलकूप के माध्यम से बिहार में सबसे ज्यादा खेती होता है। नलकूप, नलकूप यानी बोरिंग से, पंपिंग सेट से सबसे ज्यादा खेती होता है बिहार में। तो बिहार में खेती सबसे ज्यादा किससे होगा, तो नलकूप से होगा। किससे, नलकूप से होगा। आगे लिखिएगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। बिहार में मुजफ्फरपुर जो बम कांड था वो कब हुआ था, तो बिहार में मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था, ये जो आपका मुजफ्फरपुर बम कांड था, बम कांड, वो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। कब हुआ था, 1908 में हुआ था बम कांड। और इसमें दो लोग थे, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी। एक का नाम क्या था, प्रफुल्ल चाकी। एक का नाम क्या था, प्रफुल्ल चाकी। और एक का नाम था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लिया, अपने आप को गोली मार लिया। और खुदीराम बोस को फांसी हुआ। क्या हुआ, फांसी हुआ। क्योंकि मुजफ्फरपुर जो बम कांड 1908 में हुआ था, वो किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम मार दिया था। किसके गाड़ी पर बम मार दिया था, ये दोनों मिलकर, किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर। किंग्सफोर्ड, कहिएगा किंग्सफोर्ड कौन था, तो मुजफ्फरपुर का सिविल जज था। मुजफ्फरपुर का कौन था, सिविल जज था।
मुजफ्फरपुर के जज पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों मिलकर बम मार दिया था। इसी जुर्म में खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दिया गया और प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लिया। याद रखिएगा। अगला है, ये जो वैभव सूर्यवंशी इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में मैच खेला आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 13 साल का लड़का है, वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी आरआर टीम से था। कौन टीम से था? आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स टीम में खेल रहा था वैभव सूर्यवंशी। लगभग 1 कुछ करोड़ रुपया में खरीदाया हुआ था। आरआर टीम ने खरीदा था। कि कौन टीम ने? आरआर का मतलब रॉयल, आरआर का मतलब होता है राजस्थान रॉयल। एक आर मतलब राजस्थान और एक आर मतलब रॉयल। तो राजस्थान रॉयल टीम से कौन खेल रहा था? वैभव सूर्यवंशी। और यह कहाँ का था? समस्तीपुर का है। कहाँ का? समस्तीपुर का। और इसका उम्र मात्र 13 साल है। इन्होंने सबसे फास्टेज शतक बनाया था। इन्होंने सबसे जल्दी शतक बनाया था। बोलेगा कि बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और बिहार का पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। ये बिहार है, मान लो ये क्या है? ये आपका बिहार है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो बिहार का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो पूरब से पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण कितना है? पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है बिहार का? बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 345 है, 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। बाकी बचा हुआ प्रश्न हम कल क्लास में करवा देंगे। बिहार स्पेशल का कुछ प्रश्न रह गया है तो हम कल आपको क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी हम इतना पे रहने दे रहे हैं, कुछ जरूरी काम है इसलिए हम वीडियो को रोक रहे हैं। अभी है बिहार स्पेशल का बचा हुआ प्रश्न, लेकिन बचा हुआ प्रश्न को हम आपको क्लास में करवा देंगे। क्या करेंगे? क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो जब तक इतना आप पढ़ लीजिए, बाकी बचा हुआ क्लास में हम करवा देंगे।